गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 5 भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विरासत के विषय में पहले मैं पढ़ा चुकी थी। कल हम लोगों ने गणित शास्त्र के विषय में जाना, जो गणित की रचना आर्यभट्ट ने की थी, और विभिन्न आधारित शास्त्रों के नाम के आधार पर रचनाकार के नाम हमने जाना। आज हम खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विषय में जानेंगे। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। खगोल शास्त्र क्या है? सभी शास्त्र में सबसे प्राचीन है। खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठ में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया गया था। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पदार्थों इत्यादि के द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र बहुत विकास हुआ है। खगोल शास्त्र के द्वारा हम कैसे ग्रहों और नक्षत्रों की गति के विषय में जान सकते हैं और उनके नक्षत्र के विषय में जान सकते हैं, उनकी गणना भी हम कर सकते हैं। विशेष करके ग्रहों के आधार पर फल अनुसार ज्योतिष फलित किया जाता है। विशेष करके ग्रहों के आधार पर हम ज्योतिष के फल का अनुभव करते हैं, यानी उनके बताए गए विचार का अनुभव करते हैं। जिसके नाम पर से भारत के प्रथम उपग्रह का नाम पड़ा आर्यभट्ट रखा गया। उस आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है। आर्यभट्ट ने ही इन सबकी खोज की कि पृथ्वी अपने धुरी पे यानी अपनी जगह पे किस तरह घूमती है, तथा चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है। मतलब जो सब हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो वो पृथ्वी के परछाई के कारण चंद्र ग्रहण होता है, जिसे विद्वान अजर भर कहकर संबोधित करते हैं। जिसे विद्वान लोग अजर भर कह के उसको संबोधित करते हैं। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लेख किया है। उसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लेख किया है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विषय में बताया है। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता 3 भागों में बांटने वाले वराह मिहिर महान खगोल वेदता तथा ज्योतिष शास्त्री थे। ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया था, एक तंत्र, दूसरा होरा और तीसरा संहिता। और इसको बांटने वाला कौन थे? वराहमिहिर। वराहमिहिर कौन थे? महान खगोल वेदता और ज्योतिष के शास्त्र के ज्ञानी थे। उन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। वराहमिहिर ने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें आकाशीय ग्रहों की मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह, समय तथा कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई वगैरह प्रसंगों के शुभ अवसर पर मुहूर्त की जानकारी दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह निपुणता रखते थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज हर तरह से सर्वश्रेष्ठ है, उनको हर प्रकार की विद्या का ज्ञान था। अब है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को संस्कृत में स्थापत्य भी कहते हैं। स्थापत्य यानी वास्तु, वास्तु यानी स्थापत्य। प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। प्राचीन समय से ही भारत में वास्तुशास्त्र ने बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है। वास्तुशास्त्र जो है ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है, जिसकी गणना, महत्व और प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में भी स्वीकृत रही है। वास्तुशास्त्र की प्रशंसा क्या है? विश्व के अनेक देशों में भी इसको स्वीकारा गया है वास्तुशास्त्र को। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का वास्तुशास्त्र में विशेष योगदान रहा है। वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर वगैरह की रचना किस तरह करना है,
किस दिशा में करना है आदि सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। वास्तुशास्त्र में मान लो घर बना रहे हैं तो उसमें किस कमरे में रहना है, किस तरफ मंदिर होना चाहिए, किस तरफ किचन होना चाहिए, किस तरफ बेडरूम होना चाहिए, किस तरफ हॉल होना चाहिए, किस तरफ बाथरूम होना चाहिए, इन सब की दिशा का हमें ज्ञान होता है। बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में वास्तुशास्त्र का उल्लेख किया गया है। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभ ने पूर्व प्रकाशनों में सुधार करवाकर इन शास्त्रों का पुनरुद्धार किया था। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभ ने पूर्व प्रकाशन द्वारा से उनके अंदर सुधार करके इन शास्त्रों का पुनरुद्धार यानी वापस उद्धार कराया था। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों के प्रथम देव स्थपति विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी, विविध आकार, रचना, कद, वस्तुओं की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्म स्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि विविध स्थानों की जानकारी दी गई है। ये सब वास्तुशास्त्र में इन सब के विषय में जानकारी दी गई है। वास्तुशास्त्र में इन सब चीजों की जानकारी दी गई है। अब वास्तुशास्त्र के दृष्टि बिंदु में परिवर्तन आया है, उसे देश में भी स्वीकृति मिल रही है। वास्तुशास्त्र का क्या है, महत्व बढ़ गया है। अब उसको बड़े बड़े देश विदेशों में भी उसको स्वीकार किया गया। उन सब जगहों पर भी वास्तुशास्त्र का उपयोग किया जाता है। उसी के आधार पर घर, महल, कुआं, तालाब इन सब का निर्माण किया जाता है। प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में मतलब हमारे पूरे भारत वर्ष में उसको स्वीकार किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है। हमारे भारत की संस्कृति कैसी विशाल वैविध्यपूर्ण है। उसमें धर्म विज्ञान, परंपरागत आदर्श, व्यवहारिक ज्ञान और समझ का सुंदर समन्वय हुआ है। हमारा जो विज्ञान है हमारे भारत का, उसमें धर्म विज्ञान, परंपरागत आदर्श, व्यवहारिक ज्ञान आदि चीजों का सुंदर वर्णन हुआ है, जो विश्व के बहुत कम देशों में है, जो विश्व के बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। अपनी संस्कृति में सहिष्णुता और समानता है। अपनी संस्कृति में एकता और समानता की भावना है। लोगों में प्यार मोहब्बत की भावना है। लोग एकता के साथ रहते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में वैविध्य होने पर भी अपने देश में एकता का दर्शन होता है। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म अलग अलग है, जीवन की पद्धति तथा मूल्य में भी विभिन्न होने के बावजूद भी लोगों में कैसे एकता है। मतलब बच्चों, हमारे भारत देश में अलग जाति अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी लोगों में एकता बहुत ही अच्छे से देखने को मिल रही है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का मूलभूत लक्षण है। विविधता में एकता मतलब सब अनेक लोग हैं, मतलब अनेक जाति धर्म के लोग हैं, अनेक प्रजा है जो बाहर से आके बसी, फिर भी लोग अनेक हैं, फिर भी लोगों में कैसे ये एकता है। ये हमारे भारत की संस्कृति का मूलभूत यानी महत्वपूर्ण लक्षण है। बच्चों, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। मतलब हमारे भारत की जो संस्कृति है, जैसे लोगों में एकता है, ये कैसा, ये लोगों का एक ताकत है। ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, आज का पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है और अगले वाले वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, धन्यवाद।